चलिए सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे, आज के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे जो मेन मेन मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, जो टॉपिक आपका है उस टॉपिक पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। जो पहला टॉपिक आपका है कि वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट जो है 2025 से आया हुआ है। हथियारों का हस्तांतरण रिपोर्ट है 2025 का। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि दुनिया का जो है सबसे बड़ा हथियार जो आयातक देश बना है वो कौन बना है बेटा? यूक्रेन बना है। अब यूक्रेन के बारे में शायद आपको पता है कि नहीं पता है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट जारी करता है वो कौन रिपोर्ट जारी करता है बेटा? सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा खैर नहीं करना चाहिए सभी को, लेकिन जो देश ये कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हथियार खरीदने वाले कुछ देश हैं और कुछ हथियार बेचने वाले देश हैं। अमेरिका और रशिया तो ऐसे हैं जो हथियार बेचने वाले देशों में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार जो खरीदने वाला रिकॉर्ड बनाया है वो यूक्रेन ने बनाया है। ठीक है, भारत को क्या करते हैं, हमको भी देते हैं, हथियार देते हैं, पाकिस्तान को भी देते हैं, दोनों को लड़ाने का काम भी यही सब करते हैं सब। और हमारा पैसा कहाँ जाता है? इनके पास जाता है। तो ये जो वैश्विक हथियार जो रिपोर्ट है 2025 का, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को सिप्री जारी करती है। और सिप्री क्या है भैया? तो स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, जिसे हम सिप्री कहते हैं। और सिप्री ने क्या किया है कि ग्लोबल लेवल पर जो है हथियारों के जो हस्तांतरण होता है उस पर एक रिपोर्ट जारी किया है। और इस रिपोर्ट में कहा है, क्योंकि 5 सबसे बड़े जो हथियार निर्यातक देश हैं, जिसमें अमेरिका का नाम आता है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें रूस है, चीन है, और इसके साथ साथ बेटा एक और देश है जिसका नाम है बेटा जर्मनी। तो 5 जो है हथियार बेचने वाले देश हैं। और सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन सा है बेटा? तो वो यूक्रेन है, वो भारत है, कतर है, सऊदी अरब है, और इसके साथ साथ एक और देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि हम सिबरी के बारे में पढ़ेंगे। हथियार, चूंकि परीक्षा में क्वेश्चन भी आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आप बताइए कि सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन है, सबसे ज्यादा बेचने वाला कौन सा है। तो कम से कम टॉप 5 हम लोग जो है हथियार खरीदने वाले, हथियार बेचने वाले देशों के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं ना, सभी है यहाँ पर। तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है बेटा? यूक्रेन बना है। ठीक है, तो वैश्विक जो हथियार का जो रिपोर्ट है, जिसको सिपरी के बारे में जो हमने चर्चा किया, तो एक एक करके हर मुद्दे पर चूंकि हम लोग को पढ़ना, चूंकि यूपीएससी की परीक्षा में भी जो है इससे क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, कि सिपरी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं सिपरी की रिपोर्ट, जो मैंने कहा कि ये रिपोर्ट जो है, जो मैंने कहा कि वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 है, तो लिखिए इसके बारे में। वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025। तो बेटा ये हस्तांतरण रिपोर्ट जो 2025 का है, इस रिपोर्ट को जो अगर मैं बात करूं, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो ये रिपोर्ट बेटा जारी करता है सिप्री। जारी कौन करता है बेटा? जारी करता है सिप्री। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो सिप्री के द्वारा। और सिप्री का मतलब क्या है अगर आपसे पूछे, तो सिप्री क्या है? जो सिप्री है उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा कि जो सिप्री है, ये सिप्री बेसिकली अगर कहा जाए तो हाल ही में जो है जो रिपोर्ट आई है वो सिप्री के द्वारा आई है। और सिपरी जो है, जिसे हम स्टॉक होम अंतरराष्ट्रीय, लिख लीजिए, यस फॉर स्टॉक होम, जो परीक्षा में पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय, लिख लीजिए स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय, क्या होता है बेटा? शांति अनुसंधान संस्थान कहते हैं। पी पर मतलब पीस होता है, शांति, आर फॉर रिसर्च, अनुसंधान। और ठीक है, स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान क्या होता है? इंस्टीट्यूशन, मतलब संस्थान कहते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट जिसे कहते हैं। तो सिपरी के द्वारा जारी, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा? सिपरी के द्वारा पहली बात जारी की जाती है। और ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो क्यों? तो वैश्विक स्तर पर जो है हथियारों के हस्तांतरण की रिपोर्ट है। यह क्या है? वैश्विक स्तर पर, लिख लीजिए, वैश्विक स्तर पर हथियारों के स्तर पर बेटा, हथियारों के क्या? तो हस्तांतरण, हस्तांतरण की रिपोर्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा हस्तांतरण की रिपोर्ट है। तो दो चीजें, एक सिपरी, दूसरा ये। अब मैंने कहा कि सबसे ज्यादा, चूंकि मैंने कहा कि इस बार जो रिपोर्ट आई है, तो 2020 से लेकर 2024 के दौरान, लिख लीजिए, 2020 से अगर हम बात करें बेटा, 2024 के दौरान, 2024 के दौरान सबसे ज्यादा बेचने वाले, सबसे बड़े निर्यातक कौन है?
तो सबसे बड़े निर्यातक की बात अगर हम करें तो सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? टॉप 5 देशों के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा बेचने वाला अगर कोई देश है उसका नाम है अमेरिका। ये अमेरिका जो अपने आप को इतना जो है पाक साफ समझता है, सबसे ज्यादा हथियार बेचने वालों का यही काम है। क्योंकि क्या है, सारा खेल बेटा इकोनॉमी का है, सारा खेल अर्थव्यवस्था का है। जिसके पास पैसा है वो अपने, अब मान लीजिए जो हथियार खरीदता है वो क्या करेगा? जो हथियार खरीदता है तो वो पैसा देगा, अब वो पैसा देगा तो उसके देश का पैसा तो किसी और देश में जा रहा है। मान लीजिए जिसके, अभी यूक्रेन के बारे में मैंने कहा कि सबसे ज्यादा खरीदने वाला देश है। अब यूक्रेन सबसे ज्यादा खरीदने वाला देश है तो यूक्रेन उस पैसे को, जो पैसा वो शिक्षा पे लगाता, जो पैसा कहीं और लगाता, वो पैसा हथियार खरीदने में लगा रहा है। अब ये पैसा जा किसके पास रहा है? तो ये पैसा बेटा जा रहा है अमेरिका के पास। और अमेरिका इस पैसे को क्या करेगा बेटा? अपने देश के विकास करने में लगाएगा। तो लड़ाई झगड़ा किसी चीज का सलूशन नहीं है बेटा, शांति होनी चाहिए। दूसरा लिखिए रूस, ये भी हम किसी से कम नहीं। अमेरिका के बाद जो है दबंगई करने में रूस भी पीछे नहीं रहता है कि भैया हम भी और बचा तीसरा चाइना, ये कहेगा बस हमको, हम तो हर चीज में नंबर वन है, हमको कैसे पछाड़ सकते हो भाई। और उसके बाद जो मैंने कहा कि यूएसए है, यूएसए के बाद एक और देश है बेटा, जो याद रखेगा, यूएसए है, उसके बाद फ्रांस है, तब रूस है। लिखिए, यूएसए है बेटा, फिर फ्रांस है, फिर रूस है, फिर चीन है, और लास्ट में बेटा एक और देश है जिसका नाम है बेटा जर्मनी। तो ये 2020 से 24 के बीच में सबसे ज्यादा ये हथियार बेचने वाले देशों में नाम इनका शुमार है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले बेटा ये देश हैं। ये टॉप 5 जो मैंने बताया वो हथियार बेचने वाले देशों का मैंने बताया। लेकिन हथियार खरीदने वाले कौन कौन से देश है बेटा? तो हथियार खरीदने वाले लिख लीजिए, आयातक देश कौन कौन से हैं। तो आयातक देशों के बारे में अगर हम चर्चा कर ले कि आयातक देश कौन कौन से हैं, तो क्या हम आयातक देशों के बारे में लिख सकते हैं क्या? सबसे ज्यादा हथियार किसने खरीदा? तो सबसे ज्यादा बेटा हथियार खरीदने का रिकॉर्ड है इस 5 साल के दौरान, 2020 से लेकर हम जो कह रहे हैं 24 की अवधि में, इस 5 साल के दौरान जो है सबसे ज्यादा हथियार किसने खरीदा है? तो वो यूक्रेन ने खरीदा है। किसने खरीदा है बेटा? यूक्रेन। यूक्रेन के बाद किसने खरीदा है? भारत ने। और भारत के बाद किसने खरीदा बेटा? कतर ने। कतर भी कम नहीं है। और कतर के बाद सऊदी अरब ने खरीदा है। सऊदी अरब ने खरीदा है। और सऊदी, मैं अगले पेज पे लिखवा देता हूँ, अगले पेज पे लिख लो। तो ये जितना भी मैं आपको दे रहा हूँ सिप्री के द्वारा, ठीक है, द्वारा है ये, सिप्री के द्वारा है। तो ये हथियार निर्यातक देश है बेटा, टॉप 5 याद रखना। और ये वैश्विक स्तर पर हथियारों के हस्तांतरण की रिपोर्ट जारी करता है। और जारी किसके द्वारा? सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगर हम कहें, चूंकि मैं हट जा रहा हूं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैं कहूं बेटा इसके आयातक देश कौन कौन से हैं, तो आयातक देश यानी कि खरीदने वाले कौन कौन से, टॉप 5 आयातक देश कौन है? तो आयातक देशों की अगर हम बात करें बेटा, तो टॉप 5 आयातक देश कौन कौन से? टॉप 5। तो आयातक देशों में सबसे पहला जो नाम है वो है यूक्रेन का। उसके बाद किसका नाम है बेटा? भारत का। उसके बाद किसका नाम है बेटा? कतर का। उसके बाद नाम किसका है बेटा? सऊदी अरब का। और सऊदी अरब के बाद किसका नाम है बेटा? पाकिस्तान का। अब समझिए, तो हमारा जो पैसा डेवलपमेंट पे जाना था वो चला गया हथियार खरीदने में। हम भी तो कम है नहीं, हम भी तो हथियार खरीद ही रहे हैं। और ये अमेरिका और जितने भी है ना, इस सब लड़ाने का काम जानते हैं। इनका मेन मोटो ये होता है कि लड़ाओ, और लड़ाओगे तभी तो ये लड़ेंगे सब। और लड़ेंगे तो क्या होगा? हथियार खरीदेंगे सब। हथियार खरीदेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, और हमारा पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे? इसका डेवलपमेंट पे लगाएंगे पैसा, अपने क्षेत्र के समाज के विकास पे लगाएंगे। तो हम क्या है? हथियार खरीदने वाले देशों में शामिल है। ठीक है बेटा। तो ये टॉप 5 आयातक और टॉप 5 निर्यातक देशों के बारे में हमने चर्चा किया। उसके बाद हमने कहा कि हथियारों के हस्तांतरण में अगर देखा जाए, चूंकि पिछली बार 2015 से 19 की तुलना में, अगर चूंकि पहले पिछला रिकॉर्ड देखा जाए, तो ये तो मैं रिकॉर्ड 2020 से 2024 का बता रहा हूँ, 20 से 24 का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। लेकिन 2015 से 2019 की रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछली बार के कंपेयर, मतलब इससे जो है, इससे ये जो हथियार इस बार है 0.6% की कमी आई है। इस बार 24 वाले में 0.6% की कमी आई है। मतलब इतना ही कम हम लोग खरीदे, नहीं तो सोचिए कितना हम लोग हथियार खरीदने वाले देशों में है। तो ये भी आप सभी को ये चीजें मालूम होनी चाहिए। और ये चूंकि मैंने कहा कि हथियार में सबसे ज्यादा कोई बेचने वाला देश है, जो मैंने कहा, क्योंकि 2015 से 2019 के बीच में अगर कहा जाए, और 2020 से 2024 के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा हथियारों के निर्यात में जो है यूएसए के द्वारा जो है 21% की वृद्धि दर्ज की गई है, 21% की वृद्धि दर्ज की गई है, याद रखिएगा। कब से बेटा? 2015 से 2019 के बीच में, और 2020 और 2024 के बीच में। लिख लीजिए, 2020
और 2024 के बीच में। तो यूएसए में कितना बेटा 21% की वृद्धि दर्ज की गई है, ये स्थिति है, याद रखिएगा। जबकि रूस में क्या हुआ, तो रशिया में देखा जाए इसके निर्यात में 64% की कमी आई है। रूस में क्या हुआ बेटा, तो रूस के निर्यात में लिख लीजिए, रूस के निर्यात में 64% की क्या आई है बेटा, डिक्रीज हुआ है, कमी आई है निर्यात में। बात समझ में आया, जितना बेचना था उतना नहीं बेच पाया। लेकिन 2020 से लेकर 2024 के बीच में अगर देखें रशिया का, तो रशिया का हिस्सा 7.8% है। तो 2020 से अगर आपसे कोई पूछे 2024 के बीच में रूस का कितना हिस्सा है, रूस का निर्यात का हिस्सा कितना है बेटा, तो रूस के निर्यात का हिस्सा कितना है, तो रूस के निर्यात का जो हिस्सा है वो कितना है बेटा, 7.8% है, 7.8% है। तो ये भी आप सभी को डेटा याद रखना है। तो जितना भी मैं आपको होलिस्टिक अप्रोच के साथ बता रहा हूं, इन सभी को क्या करना है बेटा, इन सभी को आपको याद करना है, ठीक है। तो क्योंकि हथियार खरीदने वाले देशों के बारे में हमने चर्चा किया, हथियार बेचने वाले देशों के बारे में हमने चर्चा किया, और अगर आप देखें, चूंकि 2020 से 2024 के दौरान चाहे वो एशिया हो चाहे वह ओशिनिया हो, दोनों देशों की कुल हथियारों की आयात में जो है 33% की हिस्सेदारी रही है। तो ये भी डेटा आप सभी को याद रखिएगा। तो मैं स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं जितना भी आप सभी को समझाया वही मैंने इस पे आप लोग को बताया, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा बेटा आप सभी को कि हथियार खरीदने की जो बात आई, तो लिख लीजिए कि 2020 से 2024 में, लिखिए 2020 से 2024 में, 2020 से बेटा 2024 में अगर हम बात करें, तो फ्रांस जो है दूसरा सबसे बड़ा क्या है बेटा, निर्यातक है। लिखिए फ्रांस, फ्रांस क्या है, दूसरा सबसे बड़ा, लिखिए सबसे बड़ा निर्यातक है। फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है बेटा, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। अच्छा कैसे है, इस अवधि में जो है अगर बात किया जाए कि वैश्विक हथियार हस्तांतरण में, इस अवधि में वैश्विक, लिख लीजिए हथियार हस्तांतरण में, वैश्विक हथियार हस्तांतरण में अगर हम बात करें बेटा, तो वैश्विक हथियार हस्तांतरण में फ्रांसीसी हथियारों के निर्यात का हिस्सा, लिखिए फ्रांसीसी हथियारों के निर्यात का हिस्सा, लिख लीजिए निर्यात का हिस्सा कितना है बेटा, तो हथियारों के निर्यात का जो हिस्सा है वो आपका 9.6 था, 9.6 क्या परसेंटेज था, 9.6% था। तो ये भी आपको फ्रांस के बारे में जानना होगा। ये सारा डेटा चूंकि यूपीएससी जैसी परीक्षा में सब क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी आप सभी को याद रखना चाहिए। बाकी तो चलिए टॉप 5, टॉप बॉटम, टॉप आयातक, टॉप निर्यातक हमने पढ़ा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूपीएससी जैसी परीक्षा में ये सब कुछ ऐसे डेटा दे देता है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैं एक जो पॉइंट है, इस पॉइंट को लिख लीजिए। मैंने ये भी कहा था आप सभी को, आपको याद होगा अभी कहा था मैंने, 2020 से 2024 के दौरान मैंने ये कहा था कि सर 2020 से 2024 के दौरान, लिख लीजिए 2020 से बेटा 2024 के दौरान एशिया और ओशिनिया के देशों की, लिखिए एशिया और ओशिनिया, लिख लो भैया कि एशिया और ओशिनिया के देशों, लिख लीजिए एशिया और ओशिनिया के देशों की कुल हथियारों के आयात में, देशों की कुल हथियारों के निर्यात में, कुल हथियारों के निर्यात में अगर हम बात करें बेटा, हथियारों के जो अगर हम बात करें बेटा कि कुल हथियारों के यहाँ पर आयात, आयात है ये, कुल हथियारों के आयात में, आयात की बात की जाए खरीदने वाले में 33% की हिस्सेदारी रही है। कितना बेटा, 33% की हिस्सेदारी। बात समझ में आया, तो ये भी पॉइंट आप सभी को याद रखना। तो ये यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, इसलिए मैंने इन चीजों को बताया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद एक और डेटा मैं आपको दे देता हूं, जो मैंने डेटा याद कलेक्ट किए हैं कि 2020 से 2024 में, लिखिए 2020 से 2024 की बात अगर हम करें, तो 2020 से बेटा 2024 की बात अगर करें, तो एशिया और ओशिनिया के देशों की, एशिया और
ओशिनिया के देशों की, एशिया और ओशिनिया के देशों की अगर हम बात करें बेटा, कुल हथियारों के आयात में अगर हम बात करें, जो एशिया और ओशिनिया की जो बात हमने किया, कुल हथियारों के निर्यात में कितना मैंने बताया था बेटा, तो कुल हथियारों के निर्यात में कितना, 33% की यहां पे जो मैंने क्या कहा, हथियारों के जो आयात में 33% की हिस्सेदारी रही थी। और यही चीजें मैंने यहां पर भी करा हूं, कितना देशों की हिस्सेदारी, अगले पेज पे बता दिया हूं, हिस्सेदारी 33% रही। इसमें सबसे ज्यादा किसका था बेटा, यूरोप का था। यूरोप का अगर आप देखेंगे 28% था यूरोप का। ये यूपीएससी लेवल में क्वेश्चन पूछता है। मध्य पूर्व का बेटा 27% था। लिखिए, मध्य पूर्व अगर आपसे पूछे, मिडिल ईस्ट, तो 27% था। अगर आपसे अमेरिका पूछे तो 6.2%। लिखिए अमेरिका 6.2%। अगर आपसे अफ्रीका पूछे तो 4.5%। लिख लीजिए अफ्रीका कितना है बेटा, अफ्रीका 4.5%। तो क्या हम इस डेटा को भी यूज कर सकते हैं? यस, यूपीएससी जैसी परीक्षा में इस तरह के डेटा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे चाहे आयातक चाहे निर्यातक, कम से कम आप बताने की स्थिति में रहिएगा कि सर आयातक क्या होता है, निर्यातक क्या होता है, क्योंकि परीक्षा में तो आपसे यही क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाएगा। ठीक है, अगर हमने कहा, चूंकि पड़ोसियों के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि पड़ोसी भी जरूरी है। पड़ोसी भी इसलिए जरूरी है, थोड़ा सा पड़ोसियों की स्थिति जाननी जरूरी है। 2020 से 2024 की बात अगर करें तो 5 सबसे बड़े आयातक देशों में भारत का स्थान तो चूंकि दूसरा था, कतर पहले स्थान पर था। लेकिन 2025-15 से अगर 19 का देखा जाए तो हम जितना खरीदते थे ना, उससे 9.3% की कमी आई है। बात समझ में आया? तो 9.3% की कमी आई है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 1990 से 94 के बाद पहली बार टॉप 10 हथियारों के आयातकों की सूची बाहर हो गया है। बात समझ में आया? जो उसके बढ़ते घरेलू औद्योगिक आधार को दर्शाता है। समझिए इस बात को, आयातक की मैंने बात किया, निर्यातक की बात नहीं कहा। खरीदना वारना कम कर दिया इसने। और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, 2015 से 2019 और 2020 से 2024 के बीच में पाकिस्तान भी क्या कर रहा है बेटा, हथियारों के आयात में 61% की उसने वृद्धि दर्ज की है, 61% की। बात समझ में आया? पहले 81% था, अब 61% हो गया है। तो जो हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी कितना हथियार खरीद रहे हैं, ये आप भली बात इसको जान सकते हैं। तो लिखवा दिया जाए इन सब चीजों को भी, क्योंकि परीक्षा में बेटा इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो लिख लीजिए जो मेन मेन चीजें हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। देखिए ये सब क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो भारत और पड़ोसी देशों की स्थिति देख लीजिए। भारत और जो पड़ोसी देशों की स्थिति है, पड़ोसी देशों की स्थिति कैसे हम बताएंगे भाई कि भारत और उसके पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है? तो क्या हम कह सकते हैं कि वर्ष 2020 से 24 में, 20 से 24 में निर्यातक में भारत का कौन सा स्थान था बेटा? भारत का सेकंड पोजीशन, यही कह सकते हैं। 2015 से 2019 और 2020 से 2024 के ड्यूरेशन की बात करें, इसमें 9.3% की कमी आई, बीच 9.3% की कमी आई। तो ये भी एक डेटा है, इस डेटा को भी आप सभी को याद रखना होगा। बात समझ में आया सभी को? तो ये सारा डेटा जो मैं आपको दे रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें बेटा सिपरी के बारे में कि सिपरी बेसिकली होता क्या है, सिपरी काम क्या करता है, तो सिपरी के बारे में जो मैंने कहा, तो लिखिए अगला सिपरी के बारे में। जो सिपरी है ना, सिपरी, सिपरी है क्या?
स्टॉकहोम हम कह रहे हैं। तो सिपरी की स्थापना 1966 में किया गया था, 1966 में किया गया था, 1966 में स्थापना। दूसरा, इसका कार्य क्या होता है बेटा? नीति निर्माताओं, लिखिए ये जो बेसिकली क्या करता है ये कार्य, नीति निर्माताओं लिख लीजिए, नीति निर्माताओं, लिख लो बेटा, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया, लिखिए, मीडिया और इच्छुक जनता को खुले स्रोतों पर आधारित डेटा और इच्छुक जनता पर खुले, क्या बेटा? जो इच्छुक जनता की अगर हम बात करें बेटा, खुले स्रोतों पर आधारित डेटा, आधारित क्या? तो आधारित डेटा। तो ये सिपरी का काम होता है। चूंकि मैंने कहा कि स्टॉक होम के बारे में हमने अभी चर्चा किया, और इसका क्या मिशन है बेटा? मिशन इसका लिख लीजिए, सिपरी का क्या क्या मेन मिशन है, मिशन लिख लीजिए। तो पहला मिशन लिख लो बेटा, पहला मिशन क्या है? नीति विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करना, लिखिए, नीति विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करना, और सिफारिशें प्रदान करना। दूसरा, संवाद को सुगम बनाना, जितना सुगम रहेगा उतना आसान रहता है कोई भी चीज, तो संवाद को सुगम बनाना, लिखिए। तीसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, लिखिए, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। पारदर्शिता और जवाबदेही को क्या करना बेटा? तो बढ़ावा देना इसका मेन काम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया सिपरी काम क्या करता है, तो देख ही रहा है ना कि रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट वाला काम कर रहा है, इसी के द्वारा तो सारा रिपोर्ट जारी किया जाता है, सिपरी के द्वारा। 66 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, तो याद रखिएगा। और मैंने कहा जितने पॉइंट्स हैं इसमें, जो मिशन है इस मिशन का, तो इस मिशन को भी आप इसमें लिख सकते हैं सिपरी के बारे में, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि पेपर में क्या है ना, पेपर में सिपरी से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये सब चीजें आप सभी को याद भी होना चाहिए। क्लियर है सभी को? नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी। इसके बाद बेटा एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं, जो दूसरा हमारा टॉपिक है। देखिए, एसबीआई अस्मिता, एसबीआई अस्मिता के बारे में हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। चूंकि एसबीआई अस्मिता के बारे में अगर हम बात करें, तो एसबीआई अस्मिता बेसिकली कई सारे मुद्दे हैं इसमें, जिसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। एसबीआई चूंकि अस्मिता के बारे में जो है, हमने कई बार इसके पहले भी आप लोगों को कई बार हमने बताया भी था एसबीआई अस्मिता क्या है। तो एसबीआई अस्मिता चूंकि महिला उद्यमियों को जो कि अगर कहा जाए, देख रहे हैं अब लिखा भी है स्टेट बैंक महिला उद्यमी दिख रही है आपको। तो महिला उद्यमियों को अपने कारोबार का विस्तार करने में सहायता करने के लिए जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने क्या किया है, एसबीआई अस्मिता लॉन्च किया है, ठीक है। मतलब महिला एंटरप्रेन्योर जो है, महिला जो उद्यमी है, उन उद्यमियों को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, एक्सपेंशन करने में उनकी सहायता करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा एसबीआई अस्मिता लॉन्च किया गया है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, ये है क्या बेसिकली? तो बेटा ये एक डिजिटल, क्या है, एमएसएमई ऋण उत्पाद है। और ये क्या करता है बेटा? जैसे नाम ही है, जो महिला उद्यमी है उन उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनके व्यवसायों को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को व्यवसाय के क्षेत्र में अग्रणी बनाना, उनको आर्थिक स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र करने में जो है, आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की बात की जाती है। और जो ऋण मिलता है, इस ऋण के बारे में तो ये कहा गया है कि बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध है।
सामान्य ऋणों की तुलना में ब्याज भी दरें भी इसमें कम है। ये भी इसमें पॉइंट आप सब इंक्लूड कर सकते हैं कि ऋण की जो है जो दर है बहुत कम है। इस अस्मिता जो है इसके माध्यम से, चूंकि एसबीआई अस्मिता के माध्यम से कोई भी यूजर, चूंकि जीएसटीआई नंबर होता है, जीएसटी नंबर, उससे और बैंक स्टेटमेंट लेकर, इंफॉर्मेशन कंपनी जो है, जो कंपनी का डेटा लेकर फुटप्रिंट को खुद प्राप्त किया जा सकता है और वेरीफाई भी किया जा सकता है। बात समझ आया? ऋण मिल जाएगा, महिलाओं को उद्यमिता और प्रबंधन की प्रशिक्षण भी इसमें दिया जाएगा कि कैसे उद्यम करना है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ आपको पता है क्या होगा, इसके साथ साथ एसबीआई द्वारा नारी शक्ति प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है। और ये कार्ड भी 100% क्या है बेटा, रिसाइक्लिंग प्लास्टिक से बना है। ठीक है, क्योंकि एसबीआई के बारे में आप जानते हैं, भारतीय स्टेट बैंक क्या होता है बेटा, बैंकों का बैंक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बेटा सबसे बड़ा बैंक है। और यह देश के सबसे पुराने और विश्वसनीय बैंकों में से एक है। इसकी स्थापना 1806 में बैंक कोलकाता के रूप में की गई थी। और 1955 में जो है, अगर बात किया जाए, जो है भारतीय स्टेट बैंक, इसका नाम कर दिया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है बेटा, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सब चीजें आपने पढ़ा भी होगा और सबको भारत सरकार का है ये। तो सबसे पहले हम एसबीआई के बारे में बता देते हैं, फिर प्रोजेक्ट अस्मिता के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जितना भी आपको बताया जा रहा है बस वही चीजें मैं लिखवाऊंगा। चलिए लिख लीजिए बेटा, एसबीआई। एसबीआई अस्मिता जो है, अगर हम बात करें एसबीआई के बारे में, तो एसबीआई के बारे में क्या लिखेंगे, तो कह देंगे सर ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। लिखिए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, क्षेत्र का बैंक, भारत का सबसे बड़ा बेटा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कह सकते हैं। देश के सबसे पुराने और विश्वसनीय बैंकों में से एक। लिखिए, देश के सबसे पुराने और विश्वसनीय बैंकों में से एक, ये भी कह सकते हैं। तीसरा, इसकी स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। स्थापना लिख लीजिए भाई, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में, बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में, बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में। ठीक है, और 1955 में इसका नाम चेंज होता है और भारतीय स्टेट बैंक कर दिया जाता है। 1955 में जो है नाम चेंज, नेम चेंज, और नेम चेंज होकर क्या पड़ा बेटा, एसबीआई। ठीक है, तो ये एसबीआई के बारे में पहले इतना जान लीजिए आप सभी कि बेसिकली एसबीआई है क्या। ठीक है, एसबीआई क्या है पहले ये तो जान लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा प्रोजेक्ट अस्मिता के बारे में। एसबीआई की जो अस्मिता है, एसबीआई अस्मिता, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। लिख लीजिए इसको। लिख लिया सब लोगों ने? लिखिए, एसबीआई की अस्मिता, एसबीआई अस्मिता क्या है? एसबीआई अस्मिता लिख लीजिए, महिला उद्यमियों को अपने कारोबार का विस्तार करने में, लिखिए, महिला उद्यमियों को, महिला उद्यमियों को अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए, महिला उद्यमियों को अपने कारोबार का बेटा विस्तार करने के लिए एसबीआई ने शुरू किया है।
ठीक है, विस्तार करने के लिए एसबीआई ऋण देगी। एसबीआई क्या करेगी बेटा? एसबीआई ऋण देगी, ब्याज दर कम होगा अन्य के तुलना में, कम होगा अन्य की तुलना में बेटा, कम होगा। और मैंने कहा यह योजना जो है महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, माने उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, किस लिए बेटा? उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उद्यमियों को बेटा प्रोत्साहित करने के लिए और उनके व्यवसायों को बढ़ावा देने में, किस लिए बेटा? व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए। लिखिए, व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, व्यवसाय को बेटा बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया एसबीआई अस्मिता। ठीक है, तो बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध हो जाएगा। इसमें ये कहा गया है कि बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध, कोई गारंटी नहीं चाहिए, गारंटी के ऋण उपलब्ध हो जाएगा। ब्याज दर बेटा सस्ता हो जाएगा, यह भी कहा गया है। ब्याज दरें सस्ती अन्य की तुलना में कम हो जाएगा, यह भी कहा गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप सभी को जाननी चाहिए, क्योंकि ये क्या है जो कह सकते हैं ऋण उत्पाद है। ये व्यवसायों को आगे बढ़ाने में, प्रोग्रेस करने में ये क्या करता है बेटा? मदद करता है। तो ये सारी चीजें इस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। बात समझ में आया? चूंकि सामान्य ऋणों की तुलना में ब्याज दर इसमें क्या होती है? कम होती है, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। बिना ऋण के ये उपलब्ध होता है और बिना गारंटी का ऋण उपलब्ध इसमें होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखना है और ये सब क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा में पूछ दे। मैंने ये भी कहा कि एसबीआई, चूंकि एसबीआई जो है उन शीर्ष महिला उद्यमियों की पहचान करेगा, चूंकि मैंने कहा एसबीआई इसमें करेगा, सबको लोन मिलेगा नहीं। एसबीआई क्या करेगा बेटा? ये एसबीआई जो है उन शीर्ष महिला उद्यमियों की पहचान करेगा। लिखिए, शीर्ष महिला उद्यमियों की पहचान, महिला उद्यमियों की पहचान करेगा। कौन क्या पहचान करेगा? क्या पहचान करेगा? और उसे एसबीआई अस्मिता का क्या देगा? ऋण का लाभ उठाएंगे। और ये जो पहचान हो जाएगा तो एसबीआई अस्मिता ऋण का लाभ ले सकती है। ऋण का बेटा लाभ ले सकती है। इन महिलाओं को क्या किया जाएगा बेटा? उद्यमिता और प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। लिखिए, महिलाओं को बिजनेस कैसे करना है, महिलाओं को उद्यमिता का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण भी बेटा इनको दिया जाएगा। ठीक है, एसबीआई द्वारा एक कार्ड भी जारी किया गया, इसका नाम है नारी शक्ति प्लेटिनम डेबिट कार्ड। लिखिए, एसबीआई द्वारा एक कार्ड जारी किया गया बेटा, नारी शक्ति, इसका नाम रखा गया है प्लेटिनम डेबिट कार्ड। प्लेटिनम डेबिट कार्ड, नारी शक्ति प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी एसबीआई के द्वारा जारी किया। और ये जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड बेटा जारी किया गया है, इस कार्ड की विशेषता ये है, ये 100% क्या है? रिसाइक्लिंग प्लास्टिक से बना है। ये जो कार्ड है वो 100% जो है रिसाइक्लिंग साइक्लिक रिसाइक्लिंग प्लास्टिक से बना है। लिख लीजिए, प्लास्टिक से बना है, रिसाइक्लिंग प्लास्टिक से बना है, रिसाइक्लिंग प्लास्टिक से बना है। ये 100% रिसाइक्लिंग प्लास्टिक से बना है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 100% रिसाइक्लिंग प्लास्टिक से बना है? तो इस भी पॉइंट को भी बेटा हम लोग को इंक्लूड करते हुए चलना है। एसबीआई के बारे में ये सब आप सभी को लिखना है,
चूंकि मैंने जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं चूंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके पेपर में जो है इससे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा चूंकि काफी इंपॉर्टेंट है और एसबीआई के बारे में हमने चर्चा भी किया। अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम। अब ये राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम क्या है भाई? क्या है ये राष्ट्रमंडल खेल का नया महासंघ का नया नाम? आजकल तो हर चीजों का नाम ही चेंज हो रहा है। तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का जो नया नाम है, आखिर इसकी करने की जरूरत क्या पड़ी? तो ये सारी चीजों पे जो है हम लोग एक एक करके बेटा धीरे धीरे करते करते हम इस पे चर्चा करेंगे कि राष्ट्रमंडल जो खेल है उसका जो नया नाम है आखिर ये है क्या। आप देख रहे होंगे नाम काफी चेंज हो रही है सरकार के द्वारा। तो राष्ट्रमंडल खेल के महासंघ यानी जो कहा जाए अगर, और ये कह दिया जाए कि कॉमनवेल्थ फेडरेशन, तो कॉमनवेल्थ फेडरेशन जो है जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है फेडरेशन होता है जो, उसने क्या किया, अपने नाम में बदलाव किया है। और अपने नाम में बदलाव करते उसने अपना नाम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट करने की घोषणा किया है। तो पहले जो है राष्ट्रमंडल की जो बात कर रहा हूं खेल महासंघ का जो नया नाम, तो ये राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कि हम कहें कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अपना नाम चेंज किया है। और अपना नाम चेंज करके उसने कॉमनवेल्थ स्पोर्ट करने की घोषणा किया है। क्या किया है? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट करने की घोषणा किया है। यह घोषणा चूंकि 10 मार्च को की गई है, चूंकि 10 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर किया गया है, चूंकि 10 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रमंडल जो खेल होता है बेटा, वो महासंघ को एक कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के रूप में अब जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के रूप में जाना जाएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? जो मेन मेन चीजें हमको लिखना है, जिसे हम पहले कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन कहते थे, लिखिए कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन जो था, तो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन को अब हम चेंज कर दिए और उसे कॉमनवेल्थ स्पोर्ट करने की घोषणा की गई है। लिखिए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट करने की घोषणा, अब इसे हम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कहेंगे। और यह घोषणा 10 मार्च को की गई है, क्योंकि 10 मार्च को क्या होता है बेटा? तो 10 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस होता है। 10 मार्च को क्या होता है बेटा? राष्ट्रमंडल दिवस। 10 मार्च को बेटा राष्ट्रमंडल दिवस होता है और इसी दिन इसका नाम चेंज किया गया है। और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के रूप में अब जो है इसे जाना जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि नामों में चेंज सिर्फ इसी में नहीं हो रहा है बेटा, बहुत चीजों में हो रहा है। तो याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि कॉमनवेल्थ जो स्पोर्ट होता है, लिख लीजिए आप सभी, जो कॉमनवेल्थ जो स्पोर्ट होता है इसके उद्देश्य को मेन ये है कि भैया इसको प्रभावशाली बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, जिससे कि लोग और भी तरीके से काम कर सके इसमें। इसे कानूनी रूप से जो संगठन का नाम जो है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ही रहेगा। इसका जो संगठन है ना बेटा, इस संगठन का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ही रहेगा। लेकिन आप सभी को मालूम है कि 2026 में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने जो ग्लासगो में 2026 में, चूंकि ग्लासगो में हो रहा है, तो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट किंग्स बैटल रिले का आधिकारिक शुभारंभ भी किया है। ठीक है, 2026 वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीजें मैंने आपको सब बताया कि भैया ये सब चीजें भी आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है बेटा? इसको अधिक प्रभावशाली बनाना। क्या करना? अधिक प्रभावशाली बनाना। लिख लीजिए, अधिक प्रभावशाली बनाना। अधिक बेटा प्रभावशाली बनाना इसका मेन उद्देश्य है। प्रभावशाली रहेगा तो मजबूत भी रहेगा। लिखिए प्रभावशाली बनाना, मजबूत बनाना। लिख लीजिए प्रभावशाली बनाना बेटा, और इसे मजबूत बनाना इसका मेन उद्देश्य है। और आप सभी को मैंने कहा कि जो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने, लिखिए जो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट है ये, तो कॉमनवेल्थ चूंकि नाम चेंज हो गया अब उसका, तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने, लिख लीजिए स्पोर्ट ने ग्लास, लिखिए जो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट क्या किया है बेटा, उसने जो है आपका
ग्लासगो 2026 लिखिए, ग्लासगो, ग्लासगो 2026। तो ग्लासगो 2026 की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए लिखिए, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्या किया है, तो इसने कॉमनवेल्थ स्पोर्ट किंग बैटन रिले, लिखिए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट किंग बैटल रिले, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट किंग बैटल रिले की अगर हम बात करें बेटा, इसका आधिकारिक इसने क्या किया है बेटा, शुभारंभ किया। क्या किया, आधिकारिक शुभारंभ। ये सारी चीजें आप सभी को याद होना, लिख लीजिए आप लोग एक बार, लिख लीजिए, क्योंकि इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। ठीक है, उसके बाद हम राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के बारे में इसके बाद बेटा हम इसके बाद क्या करेंगे बेटा, तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के बारे में हम क्या करेंगे, तो खेल महासंघ के बारे में चर्चा करेंगे। तो लिखिए राष्ट्रमंडल खेल, जो बेटा राष्ट्रमंडल खेल होता है ना, राष्ट्रमंडल खेल जिसे हम कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं, लिखिए राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल, लिख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम जिसे कहते हैं, क्या होता है ये, पहली बार देखो 1930 में जो है इसे आयोजित किया गया था कनाडा के हैमिल्टन में। पहली बार कब, 1930। कहां पर बेटा, कनाडा के, कनाडा एक देश है, कनाडा के हैमिल्टन, हैमिल्टन, कनाडा के बेटा हैमिल्टन में। ये खेल चूंकि हर 4 साल में आयोजित होता है, ये जो खेल होता है राष्ट्रमंडल खेल, प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित, प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित, 2026 में होने वाला है बेटा। और मैंने कहा 4 वर्ष पे आयोजित होता है, और इन खेलों में केवल राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं, सब नहीं लेते हैं। इस खेलों में राष्ट्रमंडल, इस खेलों में बेसिकली कहा जाए तो राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी, लिखिए भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। तो ये भी पॉइंट आप सभी को इंक्लूड करते हुए चलना है कि राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी क्या करते हैं बेटा, इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जितना भी मैं आप सभी को बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम क्या करना है, इसको अच्छे से आप कवर करना है। तो जो मैंने आज आपको टॉपिक बताया, जैसे हमने राष्ट्रमंडल के बारे में बात किया या राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम पे बात किया, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम चेंज हुआ, इसके बारे में हमने चर्चा किया। एसबीआई के बारे में बात किया, नारी शक्ति प्लेटिनम डेबिट कार्ड के बारे में बात किया, और इसके साथ साथ एसबीआई अस्मिता ऋण के बारे में हमने चर्चा किया। ठीक है, तो एसबीआई अस्मिता के बारे में हमने चर्चा किया कि व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है बेटा, और ब्याज पर ऋण अनुदान कम होगा, मतलब ब्याज कम लगेगा। एसबीआई भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, देश के सबसे पुराने बैंक और विश्वसनीय बैंकों में से एक है। स्थापना 1806, ये सब बता चुका हूं, 1955 में नाम चेंज हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें आप एसबीआई के बारे में आपने लिखा। सिपरी की रिपोर्ट के बारे में हमने चर्चा किया, सिपरी 1966 में स्थापना, ये सारा डिटेल हमने बात किया। भारत और पड़ोसी देशों की स्थिति पे हमने चर्चा किया, और सारी सभी का डेटा हमने बात किया, कौन हथियार खरीदता है, कौन निर्यात करता है। तो टॉप 5 हमने बात किया कि सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका है बेचने वाला, फिर फ्रांस है, फिर रूस है, फिर चीन है, फिर जर्मनी है। और हमने इसके बारे में बात किया, रिपोर्ट के बारे में। इन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने बात किया। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।